हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती वर्ष 2023 में 21,391 पदों पर आई हुई है, उसके लिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का टेस्ट नंबर 1 हम डिस्कस करेंगे। देखिए, इसमें टोटल 100 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, जिस प्रकार से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, सेशन आज के स्टार्ट करते हैं। पहले प्लीज़ एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए और जब सेशन समाप्त हो जाएगा, सेशन को देख लीजिएगा तो इसे कम से कम एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 के लिए टेस्ट नंबर 1 को हम लोग कवर करने वाले हैं। टोटल इसमें 100 प्रश्न है, जिस प्रकार से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए, पहला प्रश्न पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है कि ऋग्वेद के किस मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। देखिए, इस सेट को पूरा लगाइए, एग्जाम के तौर पर लगाइए। ऐसा समझिए कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं और पेपर दे रहे हैं, और अपना स्कोर आप सभी लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि ऋग्वेद के किस मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। अच्छा, बात ऋग्वेद की आई है। टोटल 4 वेद हैं। कौन कौन से वेद हैं तो याद रखेंगे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद जो है ये ऋग्वेद है। क्लियर है। ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं। याद रखिएगा, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। 1028 सूक्त हैं। 1028 इसमें सूक्त हैं, ठीक है। और 10,462 इसमें ऋचाएँ हैं। तो ये भी प्रश्न बन सकता है, सभी को याद रखिएगा। 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएँ हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। अच्छा, 8वें मंडल में जो है, 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। 9वें मंडल में जो है, 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। और 10वां मंडल जो है, 10वां मंडल, इसमें पुरुष सूक्त का वर्णन है, जिसमें 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का उल्लेख है। तो सोम का उल्लेख जो है ये किस मंडल में है तो 9वें मंडल में है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए थे। 24वें और आखिरी तीर्थंकर जो थे ये वर्धमान महावीर थे। प्रथम तीर्थंकर जो थे ये ऋषभदेव थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और 23वां पूछा गया है तो 23वें कौन थे? 23वें जो थे ये पार्श्वनाथ थे। और अष्टनेमी जो थे ये जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लीजिएगा कि निम्न में से किस लेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। किस लेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है तो अशोक का नाम अशोक मिलता है मास्की, गुर्जरा, निटूर और उदगेलम में। तो यहाँ पर देखेंगे मास्की, गुर्जरा, उदगेलम दिया गया है, तो सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स, कल से जो यह सेट मिलेगा जीएस ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का, यह आपको हमारा जो दूसरा चैनल है एडू टॉपर हमारा दूसरा चैनल है, वहीं पर आपको यह सेट रोज़ वहाँ पर मिलेगा, ठीक है। जब जब यह सेट आएगा आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिर या आप सर्च कर लीजिए एडू टॉपर, आपको यह चैनल यूट्यूब पर मिल जाएगा। कल से यहाँ सेट नहीं दिया जाएगा ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बिहार पुलिस के लिए, इस चैनल पर आपको दिया जाएगा। चलिए चौथा प्रश्न पढ़ेंगे कि महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर कब किया। अच्छा, महमूद गजनी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया था तो 17 बार आक्रमण किया था। एक प्रश्न तो ये बनता है, सबसे चर्चित आक्रमण इसका सोमनाथ मंदिर पर गुजरात में था, जो कि 1025 ईस्वी में किया था। 1025 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का सही क्रम क्या है। सही क्रम जो है, सबसे पहले जो हुआ था देवरा का युद्ध हुआ था। देवरा का युद्ध कब हुआ था तो 1531 में। उसके बाद चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में। उसके बाद बिलग्राम का युद्ध हुआ था 1540 में। उसके बाद सरहिंद का युद्ध हुआ था 1555 में। तो ये सही क्रम दिया गया है, देवरा, चौसा, बिलग्राम और सरहिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि राजस्व के निम्न दिए गए किन व्यवस्था के तहत सरकार और किसान के बीच कोई बिचौलिया वर्ग नहीं था।
कौन सी ऐसी व्यवस्था है जिसके तहत सरकार और किसान के बीच कोई बिचौलिया वर्ग नहीं था? तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था, इस प्रणाली के तहत किसान खुद की ज़मीन का मालिक होता था और यह प्रणाली जो है थॉमस मुनरो, यह प्रणाली थॉमस मुनरो, आपको याद होगा, थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड के द्वारा जो है यह शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किस गवर्नर जनरल वायसराय को एक अफगान शेर अली अफरीदी ने पोर्ट ब्लेयर में चाकू मारकर हत्या कर दिया? देखिए, बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 के लिए हमारे चैनल के माध्यम से ढेर सारे वीडियोस आपको उपलब्ध करवाए जा चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक सभी का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ये लॉर्ड मेयो हो जाएगा। लॉर्ड मेयो के समय में ही भारत में सबसे पहले जनगणना 1872 में कराई गई थी, ठीक है, और नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में हुई थी, लेकिन पहली बार जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के समय कराई गई थी। 1857 की क्रांति से संबंधित में किस इतिहासकार का मत था कि वह राष्ट्रीय विद्रोह था? तो राष्ट्रीय विद्रोह था, यह मत जो था यह किसका था? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डिजरायली का, ठीक है, डिजरायली का। अच्छा, यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स आप, सर जॉन्स लॉरेंस और सीले, इनका कहना था कि यह पूर्णतया एक सिपाही विद्रोह था। जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर का कहना था कि यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र था। उसके बाद टी.आर. होम्स का कहना था कि यह बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र से क्रांतिकारी पत्रिका काल का संपादन किसने किया था? तो ये परांजपे ने किया था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? अच्छा, कैबिनेट मिशन आया था कब? तो ये 1946 में आया था, 1946 में, और उस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड बेबल था, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, लॉर्ड बेबल था। कैबिनेट मिशन की संस्तुति के आधार पर ही संविधान सभा का गठन हुआ था। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसमें स्टेफोर्ड क्रिप्स, ए.बी. अलेक्जेंडर और पैंथिक लॉरेंस सदस्य थे, क्लेमेंट एटली सदस्य इसका नहीं थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कर लेंगे कि असत्य मिलान चयन करें। असत्य, इंडियन लीग, शिशिर कुमार घोष सही है, वेद समाज, आचार्य केशव चंद्र सेन सही है, तत्वबोधिनी सभा, देवेंद्र नाथ ठाकुर ये भी सही है, बालिका विद्यालय की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने नहीं, बालिका विद्यालय की स्थापना ज्योतिबा फूले ने किया था। तो असत्य मिलान जो है ये यही है, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखिए, किस आयोग की सिफारिश पर लोक सेवा आयोग की गठन को अनुशंसा किया गया? गठन की अनुशंसा किया गया, बताएंगे। तो फ्रेंड्स यह जो था यह ली कमीशन था, यानी कि ली आयोग था। ली आयोग का गठन जो है यह 1924 में किया गया था और उस समय वायसराय लॉर्ड रीडिंग था, लॉर्ड रीडिंग था, ठीक है। चलिए, किसकी निम्न में से किसकी डेकामेरॉन प्रसिद्ध पुस्तक है? डेकामेरॉन जो है यह प्रसिद्ध पुस्तक है बोकेसियो की। किसकी है? बोकेसियो की। प्रथम विश्व युद्ध में निम्न में से कौन सा देश मित्र राष्ट्र में शामिल नहीं था? देखिए, अगर आप इसमें 70 प्रश्न बना लेते हैं तो समझिए कि आपकी तैयारी अच्छी खासी है। मैंने इसका कट ऑफ 70 रखा हुआ है। चलिए, प्रथम विश्व युद्ध में अगर हम बात करें तो इसका तात्कालिक कारण बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण है ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की, ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या कहाँ पर कर दिया गया था? तो बोस्निया की राजधानी सेराजोवा में, यही इसका तात्कालिक कारण था, ठीक है। और इसमें मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र दो गुट में बटे हुए थे देश। मित्र राष्ट्र में इंग्लैंड, जापान, यूएसए, रूस और फ्रांस था, और धुरी राष्ट्र में जर्मनी, हंगरी, ऑस्ट्रिया और इटली थे। तो जर्मनी जो था मित्र राष्ट्र नहीं था, यह धुरी राष्ट्र था। क्लियर। विश्व ग्लोब का निर्माता किसे कहा जाता है? विश्व ग्लोब का निर्माता जो है यह मार्टिन बैहम को कहा जाता है। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह जो है यह कौन सा है? तो टाइटन है, टाइटन है। निम्न में से कौन सा हिमालय काली एवं तीस्ता नदियों के मध्य पाया जाता है? काली और तीस्ता। अब यहाँ ध्यान से सुनिए, देखिए, सिंधु और सतलुज नदी के मध्य स्थित हिमालय को पंजाब हिमालय कहा जाता है। सिंधु और सतलज के मध्य स्थित हिमालय को पंजाब हिमालय कहा जाता है। सतलज और काली नदी के मध्य स्थित हिमालय को कुमायूं हिमालय कहा जाता है। सतलज और काली के बीच स्थित हिमालय को कुमायूं हिमालय कहा जाता है।
काली और तीस्ता के बीच स्थित हिमालय को नेपाल हिमालय कहा जाता है। काली और तीस्ता के बीच स्थित हिमालय को नेपाल हिमालय कहा जाता है। और तीस्ता और दिहांग के बीच जो स्थित हिमालय है उसको असम हिमालय कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। जो भी मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा आप। निम्न में से कौन सा दर्रा मुंबई एवं पुणे के बीच अवस्थित है? मुंबई और पुणे के बीच जो अवस्थित दर्रा है, यह दर्रा जो है यह कौन सा दर्रा है? तो फ्रेंड्स देखिए, ध्यान दीजिए, यह दर्रा भोर घाट है। ठीक है, नासिक और मुंबई के बीच में अगर पूछा जाएगा, नासिक और मुंबई के बीच में थाल घाट है। कोयम्बटूर और कोचीन के बीच में पाल घाट है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है? सबसे दक्षिणी बिंदु जो है यह इंदिरा पॉइंट है। सबसे उत्तरी बिंदु पूछेगा तो इंदिरा कॉल हो जाएगा। निम्न में से किस नदी का उद्गम बेरीनाग के समीप शेषनाग झील से होता है? कौन सी नदी है यह? तो फ्रेंड्स यह झेलम नदी है। अच्छा, श्रीनगर जो है यह झेलम नदी के तट पर है, इसे भी आप याद रखिएगा। कौन सा झील उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है? तो इसमें से सात ताल है, राकस ताल है, उसके बाद देवताल है। चंद्रताल झील जो है यह चंद्रताल उत्तराखंड में नहीं है, यह हिमाचल प्रदेश में है चंद्रताल। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 कर लेंगे कि ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली आर्द्र हवाएं को किस राज्य में आम्र वर्षा यानी कि मैंगो सावर के नाम से जाना जाता है? तो देखिए, ये ग्रीष्म ऋतु में जो ये आर्द्र हवाएं चलती हैं इसको आम्र वर्षा कहा जाता है। कहाँ पर? तो केरल में। अच्छा, इसी वर्षा को जो है इसको ही मैंगो सावर कहा जाता है केरल में। और इसको कर्नाटक में चेरी ब्लॉसम, कर्नाटक में इसको कहा जाता है चेरी ब्लॉसम या फिर कॉफ़ी वर्षा के नाम से जाना जाता है। और बंगाल में इसको काल वैसाखी के नाम से जाना जाता है। बंगाल में इसको काल वैसाखी के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस क्रांति का संबंध मसाला उत्पादन से है? मसाला उत्पादन से जो है यह बादामी क्रांति का है। गुलाबी क्रांति का संबंध जो है पिंक रिवॉल्यूशन का, यह मीट और पोल्ट्री क्षेत्र से है। अमृत क्रांति का संबंध नदी की जोड़ने की परियोजना से है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस उद्योग को विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है? किस उद्योग को विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, मोटर गाड़ी निर्माण उद्योग को विकास उद्योग के नाम से भी जाना जाता है। मोटर गाड़ी निर्माण उद्योग, तो यहाँ देखिए मोटर गाड़ी उद्योग दिया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? राज्य अगर पूछता तब केरल होता, यहाँ पर आपका केंद्र शासित प्रदेश पूछ लिया गया है, तो ये लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप राइट आंसर हो जाएगा इसका। फ्रेंड्स एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि UNEP, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुख्यालय कहाँ पर है? इसकी स्थापना हुई थी 5 जून 1972 को। 5 जून को इसीलिए पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। ठीक है, 5 जून 1972 को, और नैरोबी कीनिया में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन जैविक एवं अजैविक संगठकों के मध्य बिचौलिए का कार्य करता है? कौन करता है जैविक और अजैविक संगठकों के मध्य में बिचौलियों का कार्य? तो फ्रेंड्स यह उत्पादक करता है। देखिए, संविधान सभा की प्रमुख समितियों में से किस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल जी थे। और संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन थे? अच्छा देखिए, अंतरिम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री पूछा गया है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए। अंतरिम मंत्रिमंडल में जो है आसफ अली जो थे, आसफ अली ये क्या थे? तो आसफ अली ये रेलवे मिनिस्टर, जगजीवन राम श्रम मंत्री थे, राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे, और सी राजगोपालाचारी यह अंतरिम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? तो ये कहाँ से लिया गया है? ये कनाडा से लिया गया है। और संघात्मक व्यवस्था जो है ये भी कनाडा से ही लिया गया है। ठीक है, भारत का संघवाद किसके समीप है? तो कनाडा का। निम्न में से कौन सा राज्य छठी अनुसूची में शामिल नहीं है? देखिए, छठी अनुसूची में जो है, छठी अनुसूची में असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्रों का उनके जो प्रशासन है उसके बारे में उल्लेख किया गया है। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, मणिपुर नहीं है इसमें। चलो उसके बाद देखिए, निम्न में से किस राज्य का गठन वर्ष 1987 ईस्वी में नहीं हुआ था?
तो इसमें से नहीं हुआ था किसका? तो देखिए ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो इसमें से मिजोरम का, अरुणाचल का और गोवा का हुआ था, मेघालय का नहीं हुआ था। मेघालय जो है, मेघालय को 1972 में राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था, 1972 में। चलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि किस नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत माता के नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया। तो ये किस नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत किया गया? तो ये 1992, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। चलिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन की चर्चा है? कुटीर उद्योग की प्रोत्साहन का चर्चा यह आर्टिकल 43 में है। अच्छा, आर्टिकल 47 जो है इसमें लोगों को पोषण एवं जीवन स्तर उठाने की बात कही गई है। शराबबंदी जो है, शराबबंदी इस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 48 में क्या है? तो कृषि एवं पशुपालन का संगठन है। और अनुच्छेद 51 में क्या है? तो अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्न में से कौन 2 बार उपराष्ट्रपति और 1 बार राष्ट्रपति बने थे? यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिएगा, 2 बार उपराष्ट्रपति और 1 बार राष्ट्रपति बने थे, तो ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। राजेंद्र प्रसाद लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने थे, ये पहले व्यक्ति हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीयों के लिए सीटों का आरक्षण समाप्त कर दिया गया है? अब आंग्ल भारतीय यानी कि एंग्लो इंडियन का जो इसमें सीट होता था उसको समाप्त कर दिया गया है। तो ये कौन सा है फ्रेंड्स? तो यह 104वां संविधान संशोधन अधिनियम है। निम्न में से कौन अदिश राशि है? अदिश राशि जो है इसमें से देखिएगा तो विद्युत धारा हो जाएगा, ठीक है। विद्युत धारा द्रव्यमान, दूरी, समय, तापमान, आयतन, घनत्व, कार्य, शक्ति, ऊर्जा, चाल, ये सारे अदिश राशि हैं। वेग, विस्थापन, त्वरण, ये सारे जो हैं सदिश राशि हैं। चलिए न्यूटन की गति के किस नियम द्वारा बल का व्यंजक प्राप्त होता है? तो बल का व्यंजक जो है ये दूसरा नियम से प्राप्त होता है। कौन इसमें से शक्ति का मात्रक नहीं है? तो इसमें से देखिए हॉर्स पावर है, किलोवाट भी है, मेगावाट भी है। यहाँ पर देखिएगा WH, वाट आवर नहीं है यह, ठीक है। जल का महत्तम घनत्व किस पर होता है? तो ये तो डिग्री सेंटीग्रेड में तो आपको पता है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर घनत्व जो है इसका अधिकतम होता है और आयतन न्यूनतम होता है। अब यहाँ पर देखिए सारा जो है, यहाँ पर कहीं तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं, यहाँ फ़ारेनहाइट है, यहाँ भी फ़ारेनहाइट है, यहाँ भी केल्विन पर तो होता नहीं है, यहाँ भी देखेंगे तो सेंटीग्रेड ये होगा नहीं। अब यहीं तो होगा फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो ऐसे आप करके निकाल सकते हैं, या फिर आप फॉर्मूला पर पुट कर दीजिए C/5 = F-32/9। अब यहाँ पर आप कितना 4, आपको पता है ना 4 डिग्री, तो यहाँ पर 4 पुट कर दीजिए F-32/9। अब देखिए ये 9 चौका 36 हो जाएगा, और ये 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 5F हो जाएगा, और माइनस इधर 5 दूना 10 हो जाएगा, और 5 3 15 116 160 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 5F = कितना हो जाएगा? ये माइनस में तो इधर प्लस में जाएगा, तो 160 + 36 196 हो जाएगा। यानी कि F = कितना हो जाएगा? 196/5 हो जाएगा। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये देखिए 5 से 3 15 हो जाएगा, और फिर यहाँ से 4 आया इधर, तो 5 9 45 हो जाएगा, फिर 1 आया तो 5 दूना 10, यानी कि 39.2 फ़ारेनहाइट। तो देखिए 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर? निम्न में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग जो होता है ये परावैगनी होता है, एक्स किरण होता है, गामा किरण होता है, ये सारे विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो यहाँ गामा किरण दिया गया है, ठीक है। अवतल दर्पण में अगर कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर तो है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो वक्रता केंद्र पर है तो इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 43 नंबर प्रश्न कर रहा है कि जहाँ रुक रुक के थोड़े समय के लिए विद्युत धारा की आवश्यकता होती है वहाँ किस प्रकार के सेल का प्रयोग किया जाता है? तो वहाँ पर जो है लेक्लांसे सेल का प्रयोग किया जाता है। जिन पदार्थ से विद्युत फ्यूज बने होते हैं इसका क्या गुण होना चाहिए? तो विद्युत फ्यूज जो बना होता है यह टीन और लेड की मिश्र धातु का बना होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और इसका गुण क्या होना चाहिए? तो इसका गुण जो है निम्न गलनांक और उच्च प्रतिरोध होना चाहिए। निम्न गलनांक और उच्च प्रतिरोध होना चाहिए। पृथ्वी पर सबसे अधिक कौन सा धातु पाया जाता है? तो पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम पाया जाता है। दाब बढ़ने से द्रव का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग ऊंचाई पर जाते हैं तो दाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है। जब दाब कम होता है तो क्वथनांक भी कम हो जाता है।
तो इसी तरह से रिलेट करेंगे कि जब दाब बढ़ेगा तो क्वथनांक भी बढ़ जाएगा, दाब कम होता है तो क्वथनांक भी कम हो जाता है। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज जो है ये डी ब्रॉगली ने किया था। किसने किया था? डी ब्रॉगली ने किया था। चलिए, आवर्त सारणी में अष्टक का जो सिद्धांत है, अष्टक नियम का सिद्धांत, यह किसने दिया था? तो अष्टक का नियम का सिद्धांत जो है फ्रेंड्स यह दिया था न्यूलैंड्स ने। और ये ट्रायड है, त्रिक का नियम है, त्रिक का सिद्धांत ये किसने दिया था? तो डोबरनाइनर ने दिया था। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि कौन सा इसमें से संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। एक संतृप्त होता है और एक असंतृप्त होता है, एक असंतृप्त होता है और एक संतृप्त होता है। तो संतृप्त जो है ये मीथेन होता है, असंतृप्त ये बाकी देखेंगे तो एल्कीन और एल्काइन ग्रुप होता है। ठीक है, चलिए एल्केन ग्रुप संतृप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका के केंद्रक की खोज किसने किया था? कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था और कोशिका केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। तो रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, इस तरह से रिलेट करके ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए एक संकरीय क्रॉस में F2 पीढ़ी के पौधों का फिनोटाइप का अनुपात क्या है? यह आप याद रखिएगा इसको। ठीक है, यह अनुपात जो है फ्रेंड्स यह आपका है 3:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन युक्त भोजन, जल एवं ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए करता है? यह शैवाल क्लोरेला है। पादप जगत की किस वर्ग को वनस्पति जगत का उभयचर कहा जाता है? तो यह कहा जाता है ब्रायोफाइटा को। किसको कहा जाता है? ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा 54 नंबर कि पपीता का खाने योग्य भाग कौन सा है? पपीता का खाने योग्य भाग जो है ये कौन सा है? तो फ्रेंड्स यह है मध्य फल भित्ति। निम्न में से किस पादप उत्तक द्वारा पौधे को दृढ़ता और मजबूती प्रदान किया जाता है? तो ये एस्क्लेरेन्काइमा हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे कि निम्न में से किस वर्ग के जंतु समतापी होते हैं? समतापी जो होते हैं या होते हैं पक्षी वर्ग के। निम्न में से किस एंजाइम का श्रवण अग्नाशय से नहीं होता है? तो देखिए ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज का श्रवण अग्नाशय से होता है। इरेप्सिन का जो है श्रवण अग्नाशय से नहीं होता है। इरेप्सिन का श्रवण जो होता है ये आंत ग्रंथियों से होता है। ठीक है, आंत ग्रंथियों से होता है इसका श्रवण। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि शरीर का संतुलन बनाए रखने की कार्य मस्तिष्क के किस भाग का है? मस्तिष्क के किस भाग का है? तो ये सेरिबेलम का है। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था कि गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता? गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो फ्रेंड्स यह था 5वीं पंचवर्षीय योजना का। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कब किया गया था? तो 1938 में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था और इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू बनाए गए थे। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर किया गया था? तो इसका स्थापना जो है यह किया गया था हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर। कब? तो आरबीआई की स्थापना किया गया था यहाँ पर ध्यान देंगे, इसका स्थापना किया था 1 अप्रैल 1935 को, 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है, और एक यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्न में से कौन प्रत्यक्ष कर है? डायरेक्ट टैक्स कौन सा है इसमें से? तो इसमें से जो डायरेक्ट टैक्स है फ्रेंड्स ये आपका संपत्ति कर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस समिति का संबंध प्रतिभूति घोटाले से है? प्रतिभूति घोटाले से किस समिति का संबंध है बताइए? तो फ्रेंड्स यह संबंध है जानकी रमन समिति। ठीक है, जानकी रमन समिति, ध्यान रखिएगा जानकी रमन समिति। निम्न में से प्रेम वाटिका पुस्तक के लेखक? तो प्रेम वाटिका को लिखा है रस खान ने। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर है बताइए? तो इसका मुख्यालय जो है यह वियना ऑस्ट्रिया में है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रमन मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो आपको पता है कि यह आचार्य विनोबा भावे थे। 1958 में इनको यह पुरस्कार दिया गया था। उसके बाद देखिए यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रीय पशु पक्षी कौन सा है? यूनाइटेड किंगडम का बताएंगे राइट आंसर इसका क्या होगा? तो फ्रेंड्स यह हो जाएगा रॉबिन रेडबेस्ट। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्न में से विश्व एड्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो एड्स दिवस 1 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है फ्रेंड्स यह ट्रॉम्बे में स्थित है।
बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध शहनाई वादक थे। क्या थे? शहनाई वादक थे। उसके बाद देखिए निम्न में से किनका समाधि स्थल महाप्रयाण घाट में स्थित है? महाप्रयाण घाट में स्थित है राजेंद्र प्रसाद जी का समाधि स्थल। ठीक है, चलिए निम्न में से किस खिलाड़ी को लाइटनिंग किड के उपनाम से जाना जाता है? लाइटनिंग किड के उपनाम से जाना जाता है विश्वनाथन आनंद को। विश्वनाथन आनंद को। नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए का मुख्यालय किस स्थान पर स्थित है? तो फ्रेंड्स यह वेलिंगटन में है। ठीक है, चलिए किस ऑपरेशन के तहत भारत ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की और सीरिया को मानवीय सहायता प्रदान किया था? तो यह ऑपरेशन दोस्त था। ऑपरेशन दोस्त था। ठीक है, याद रखिएगा। हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 विकेट की उपलब्धि हासिल करने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी हैं? तो यह महिला क्रिकेटर बन गई हैं दीप्ति शर्मा। कौन बनी हैं? दीप्ति शर्मा बनी हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 133वीं जयंती के अवसर पर कहाँ लिखा गया है कि कहाँ पर जो है 17 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ नॉलेज का अनावरण किया गया है? तो ये कहाँ पर किया गया है? तो फ्रेंड्स ये किया गया है लातूर महाराष्ट्र में। उसके बाद देखिएगा किस राज्य में भारत और उज्बेकिस्तान का द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास दस्तलिक 2023? दस्तलिक जो है ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच का सैन्य अभ्यास है। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो दस्तलिक का आयोजन किया गया उत्तराखंड में। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 2025 मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर का थीम देश को कौन सा था? तो 2025 में इसका थीम देश कौन सा होगा? तो थीम देश जो होगा ये अपना प्यारा भारत होगा। दो क्रम अब यहाँ से देखिए 79 से लेकर के 79 से लेकर के 91 तक में मैथ के प्रश्न हैं। इनका सॉल्यूशन मैं PDF के रूप में आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा। ठीक है, आप टेलीग्राम से जुड़िएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 91 तक है मैथ रीजनिंग का प्रश्न। 92 में आइए हिंदी और अंग्रेजी के प्रश्न है। आप भला तो जग भला वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? सर्वनाम है। यहाँ पर देखिए आप लिखा गया है ना, आप पर रेखांकन है, तो इसमें से कौन सा सर्वनाम है? आप भला तो जग भला। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो इसमें निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम है। चलिए उल्लास शब्द का सही संधि विच्छेद तो उत प्लस लास होता है। अब यहाँ पर देखिए सही कौन सा लिखा गया है? तो इसमें से सही जो लिखा गया है ये ऑप्शन नंबर ए लिखा गया है। ठीक है, उत पर हलंत होगा नीचे और लास होगा। चलिए निम्न में से आपको निम्न शब्द के लिए उपयुक्त समास का चयन करिए। सुख दुख में कौन सा समास है? सुख दुख में द्वंद्व समास है। ठीक है, चलिए सुख दुख में द्वंद्व समास है। अगला प्रश्न कर लेंगे कि कलेजे पर सांप लौटना मतलब ईर्ष्या होना। ठीक है, ईर्ष्या से जल उठना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 96 नंबर है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रेज। इडियम फ्रेज है ये टू हैव एन इचिंग पाम। इसको क्या कहा जाता है? टू हैव एन इचिंग पाम। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? टू ग्रीड फॉर मनी यानी कि पैसे के लिए लोभी होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूज द वर्ड डैट इज अपोजिट द मीनिंग है अपोजिट यानी कि सब्ट्रैक्टेड का क्या हो जाएगा? तो इसका अपोजिट आपको बताना है। इसका अपोजिट हो जाएगा एडजंक्ट। ठीक है, चलिए एक्सप्लिसिट का यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि सेम मीनिंग बताना है, तो इसका मतलब हो जाएगा आपका सेम मीनिंग इसका स्पेसिफिक। उसके बाद देखिए ए हाउस ऑफ शेल्टर फॉर ए डॉग इसको क्या कहा जाता है? ये हाउस ऑफ शेल्टर फॉर ए डॉग इसको कहा जाता है कैनल। कैनल कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। 100 नंबर क्वेश्चन है, अपने स्कोर बता दीजिएगा और वीडियो को भाई शेयर जरूर कर दीजिएगा। दूसरा सेट एडू टॉपर चैनल पर मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए ए पेयर ऑफ, यहाँ पर देखिए यूरेशियन जेज। ठीक है, खाली स्थान है ओवर द फॉरेस्ट यस्टरडे, तो यहाँ पर जो होगा ये आपका फ्लू हो जाएगा।